वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 8 मई 2021 है, दिन है सैटरडे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। फिर हम 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये बड़े टॉपिक्स हैं, लंबे आर्टिकल्स हैं और बहुत सारे इनमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। और फिर आपके लिए एक एमसीक्यू भी है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। कोर्स के फीचर्स आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये सारे फीचर्स के साथ जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, जो सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं, फिर डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट studyIQ.com। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। आज की पहली खबर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो यूरोपियन काउंसिल की एक मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। एक स्पेशल इनविटेशन हमें मिला है, हमें यानी कि भारत को मिला है, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पीएम, और जो पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया ईयू लीडरशिप मीटिंग जो है वो भी होस्ट की जाएगी। और पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं एंटोनियो कोस्टा। तो इस साल ये है कि ये यूरोपियन काउंसिल जो हैं इनकी प्रेसिडेंसी पोर्तुगल देश के पास है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिएगा। और 27 यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। 28 थे पहले, लेकिन यूके के निकल जाने के बाद अब 27 मेंबर्स हैं। गवर्नमेंट ने आयुष प्रोफेशनल 8 लाख क्वालिफाइड आयुष प्रोफेशनल को कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट में इंडक्ट किया है। फिर ट्रिप्स के बारे में हमने काफ़ी बातचीत की। आज भी एक आर्टिकल है इसी ट्रिप्स, पर्टिकुलरली ट्रिप्स के ऊपर नहीं, लेकिन ट्रिप्स का जो एक दोहा एग्रीमेंट हुआ था और उसमें जो एग्जेम्पशंस दिए थे, तो उसी चीज़ के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। भारत ने कहा है कि ये जो ट्रिप्स वेवर हैं, इससे वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग को हम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएंगे, और इसी के साथ साथ एक एफोर्डेबल रेट पर हम इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे और सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने फेरी ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाईज के एफर्ट्स को और ज़्यादा बूस्ट किया है। इंडिया में मैनेज टू डॉज कोविड थर्ड वेव इफ स्ट्रॉन्ग मेजर्स आर टेकन। अभी 1-2 दिन पहले हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र प्रोफेसर के विजय राघवन साहब ने ये कहा था कि थर्ड वेव इज़ इनएविटेबल। उन्होंने ख़ास करके, मैंने इस शब्द के ऊपर भी जोर दिया था कि इनएविटेबल शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी कि आप कुछ भी करें, आप इसको डॉज नहीं कर पाएंगे, आप इसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज उनका स्टेटमेंट ये आया है कि अगर हम कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स उठाएं तो हम थर्ड वेव को डॉज कर सकते हैं। डॉज यानी कि इसको बाईपास कर सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग मेजर्स है क्या? ऑफ कोर्स जो कॉमन सेंस या फिर सेंसिबिलिटी की बात हमेशा हम करते आए, वही सारी चीज़ें हैं। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन, राइट। ये 3 चीज़ें जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। तो ये 3 चीज़ें अगर हर एक देशवासी करे तो डेफिनेटली हम थर्ड वेव को डॉज कर सकते हैं। हमारे देश में नए केसेस का आंकड़ा जो है वो 4,14,000 को क्रॉस कर गया है। 4,14,000 फ्रेश केसेस ऑफ कोविड रजिस्टर्ड इन कंट्री। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ का आज 61st राइजिंग डे है, यानी कि 61st एनिवर्सरी है, बर्थडे है बीआरओ का। जो डिफ़िकल्ट जगहों पर, जो हमारी आर्मी की एक कंस्ट्रक्शन विंग है, एक कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिफ़िकल्ट जगहों पर, डिफ़िकल्ट टेरेन्स के ऊपर रोड बनाने का काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है बीआरओ। Center rolls out extended allocation plan for ensuring availability of antiviral drug remdesivir to states and union territories. बहुत सारे हमारे ऐसे राज्य हैं, जैसे कि यूटीज़ और राज्य हैं
दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर और ज़्यादा रेमडेसिविर की आवश्यकता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और पर्याप्त स्टॉक नहीं है। तो होपफुली अब ये जो एक्सटेंडेड एलोकेशन प्लान है इससे लेट्स होप के ये सारे राज्यों को इसकी जो आवश्यकता है रेमडेसिविर की वो उनको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। फिर हमारे एक शेष नारायण सिंह जो एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, कोविड की वजह से उनका निधन हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दुख व्यक्त किया है। US calls upon WHO to invite Taiwan for World Health Assembly as observer। USA ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये कहा है कि आप ताइवान को ऑब्जर्वर के तौर पर इनवाइट कीजिए। अब ये मैटर क्या है? मैटर ये है कि चाइना जो है वो ये कहेगा कि भाई ताइवान हमारा ही पार्ट है, तो आप उसको अलग से, जैसे कि आई गिव यू वन एग्जांपल के इट्स लाइक कि यूएसए ये कहे कि मीन्स हमारा, और मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ, चाइना जो है, चाइना और ताइवान का इश्यू टोटली डिफरेंट है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल समझने के लिए कि अगर यूएसए ये कहे कि आप गुजरात को इनवाइट कीजिए, तो भारत कहेगा कि भाई गुजरात इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, और गुजरात इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, वी नो, राइट। तो ये एक फैक्ट है। लेकिन ताइवान का केस अलग है। तो जब यूएसए ने ये सजेशन दिया है WHO को, तो इससे चाइना जो है वो काफ़ी नाराज़ होगा। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में ड्रग ट्रैफिकर्स और पुलिस के बीच में एक शूट आउट हुआ और इसमें 25 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ बेकसूर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फ़िलहाल और ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो हमें जैसे ये खबर मैच्योर होगी हमारे सामने आएगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर हैं इनका नाम है सीमा बिस्ला। सीमा बिस्ला जो हैं ये टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं, इंडियन रेसलर हैं। और दंगल फिल्म देखने के बाद पता चला कि कितना डिफ़िकल्ट है ख़ास करके महिलाओं के लिए रेसलर बनना, यू नो, इन द सेंस के फैसिलिटीज़, फिर सोसाइटी का प्रेशर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती है। और ये सारे ऑड्स के बावजूद भी अगर कोई महिला यहाँ तक पहुँचती है तो डेफिनेटली वो उनके टैलेंट, उनके हार्डवर्क और उनके डेडिकेशन की वजह से हैं। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सीमा बिस्ला एंड लेट्स होप के वो गोल्ड लेकर आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, राइट। वरना एटलीस्ट आई मीन्स अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो भी एक बहुत बड़ी बात है, बट ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि वो गोल्ड जीत कर ही वापस आए। UN चीफ ऑनर्स इंडियन पीस कीपर युवराज सिंह हु डाइड इन लाइन ऑफ ड्यूटी इन 2020। 2020 में जो पीस कीपिंग फोर्स हैं तो उसमें से हमारे देश के एक पीस कीपर थे युवराज सिंह, तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। US डिफेंस सेक्रेटरी सेज रिमूवल ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम अफगानिस्तान अंडरवे। जल्द से जल्द ये जो अफगानिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी रिमूव किया जाएगा। जैसा कि USA जो है वो एग्जिट कर रहा है। USA ने एक डेडलाइन रखी है कि 9/11 से पहले USA जो है वो अफगानिस्तान से निकल जाएगा। फिर दो हमारे इंडियन रोवर्स हैं, एक हैं अरुण जाट और अरविंद सिंह, तो ये दोनों भी क्वालिफाई हुए हैं मेंस डबल स्कल्स इवेंट में। रेसलर सुमित मलिक अर्न्स ओलंपिक कोटा इन मेंस 125 किलो फ्री स्टाइल कैटेगरी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट मांगी है कि बताइए कि ये पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ है तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं एक्सेट्रा। एन रंगास्वामी आज पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे और हरियाणा सरकार ने एक आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी लॉन्च की है कोरोना पेशेंट्स के लिए। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने देखा, स्टेट, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल एक्सेट्रा। आज का जो पहला टॉपिक है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, डिजिटल पब्लिक गुड्स इन पेंडेमिक एरा। पेंडेमिक ने दो चीज़ों को क्लियर कर दिया है। एक चीज़ ये है कि डिजिटलाइजेशन विल पावर द डेवलपिंग वर्ल्ड आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। जो कोविड की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है तो इसमें से बाहर निकलने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता या फिर एक ऐसा पुल फैक्टर है जो हमें ये इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालेगा, तो दैट इज़ डिजिटलाइजेशन। दूसरी चीज़, डिजिटलाइजेशन ऑफ MSME सेक्टर इज़ नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर इट।
हम दूसरी सारी जगहों को, दूसरे सारे क्षेत्रों को डिजिटाइज कर रहे हैं, तो हमें एमएसएमई सेक्टर को भी डिजिटलाइजेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़े, उनको भी हमें एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब कल हमने बात की थी, आपको याद होगा कि जब हम जनरली एमएसएमईज़ की बात करते हैं तो हम उन सारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे दिमाग में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वही सबसे ज़्यादा आते हैं, इज़न्ट इट, के छोटी बड़ी कोई बेरिंग्स बना रहा है, कोई चेयर्स बना रहा है, तो ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस की एक इमेज पॉप होती है हमारे दिमाग में। लेकिन कल का जो आर्टिकल था उससे हमने ये भी समझा कि हमें इसमें रिटेल सेक्टर, रिटेल भी पार्ट ऑफ एमएसएमई है, तो इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। और बहुत सारे हमारे आज भी आप देखिए कि बहुत सारे रिटेलर्स हैं वो आज भी डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे डेफिनेटली कोविड की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग और इन सारी चीज़ों की वजह से इसकी एक ट्रेंड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन आज भी हम देखते हैं बहुत सारे स्टोर्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारी गाँव में, टाउन्स में और इनफैक्ट शहरों में भी बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो डिजिटल पेमेंट और डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। द पेंडेमिक हैज़ एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत सारे डेवलपिंग देश जैसे कि भारत और दूसरे देश हैं, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी ट्रिगर किया है। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए कितने सारे ऐसे लॉज थे जिनको भारत सरकार ने चेंज किया। बहुत बड़े बड़े बदलाव, एपीएमसी वाली पूरी जो एक मैटर थी, उसके बाद हमें फार्मर्स प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ये जो बदलाव हैं ये ऑफ कोर्स पेंडेमिक की वजह से और सोशल डिस्टेंसिंग खास करके उसकी वजह से डिजिटलाइजेशन का एडॉप्शन जो है वो काफ़ी फास्ट हुआ है। दूसरी चीज़ कि अब टेक्नोलॉजी भी जो है वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो आप, लेट्स से कि आपकी एक दुकान है, तो अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप इजीली पेटीएम या फिर गूगल पे या फिर फ़ोन पे, जो भी कंपनी चाहे, आप उनमें अपना कॉमर्शियल एक अकाउंट खोल सकते हैं और उसके बाद आप पेमेंट रिसीव और पेमेंट सेंड और रिसीव दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपना ऑर्डर जो हैं, आप किसी होलसेलर से चीज़ें मंगवाते हैं तो आपको फिज़िकल वहाँ पर जाकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप उनका लिस्ट देख लीजिए, आप जो भी चीज़ें जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो टिक कर दीजिए, एंटर दे दीजिए, आपका ऑर्डर जो है वो रिसीव उनके पास रजिस्टर हो जाएगा। और प्लेटफॉर्म्स जो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स न्यू इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, बहुत सारी जॉब्स जनरेट कर रहे हैं, राइट, नई नई चीज़ें उनकी वजह से। फॉर एग्जांपल ऐप की वजह से ज़ोमैटो या फिर पेमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स, ओला, फिर होटल रूम्स और कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ की ऐप जब से सक्सेसफुल हुए हैं, तो ऐप की वजह से भी बहुत सारे नए नए बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। अब डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों देशों में कुछ डिफरेंस हैं। जैसे कि एक चीज़ होती है यूसेज में क्या क्या चीज़ें हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो इन यूसेज के साथ जुड़ी हुई चीज़ों से उनके लिए स्ट्रगल हैं या फिर उनके कुछ इश्यूज जो हैं वो यूसेज के क्षेत्र में हैं। जैसे कि यूसेज की बात करें तो लेट्स से कि आपका डेटा, यूज़र डेटा प्रोटेक्शन, फिर डेटा की सिक्योरिटी, डेटा का एक्सेस, ये सारी चीज़ें यूसेज का पार्ट है। डेवलपिंग वर्ल्ड में एक्सेस का प्रॉब्लम है, डिजिटल अवेलेबिलिटी नहीं है, एफोर्डेबिलिटी, फिर यूज़ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि 10 Mbps 50 Mbps का जो इंटरनेट का प्लान है वो इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपने गांव में जाते हैं, होम टाउन जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो भी आपका फ़ोन है उसका 4G यूज़ करके इंटरनेट का एक्सेस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर इतना ईजिली अवेलेबल, इतना हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है। तो डेवलपिंग वर्ल्ड में आज भी, हमारे देश की बात करें तो लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो आज भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो हमारे यहाँ पर यूज़र और ये सारी यूज़र डेटा और ये सारी चीज़ें फिर बाद में आएगी, पहले आपको एक्सेस मिले उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके इश्यू होंगे। तो एटलीस्ट डेवलप्ड देश जो है ये स्टेज 2 तक पहुँच गया है, हमारे यहाँ पर स्टेज 1 का भी इश्यू है।
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप भी है डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड में, जैसे कि हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड चीज़ों की बात करें तो जैसे कि डिवाइस, राइट, इंटरनेट आपके एरिया में अवेलेबल है लेकिन आपके पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम की वजह से, फिर टेलीकॉम, सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, ये सारी चीज़ों का अभाव। सॉफ्ट की बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट, लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स, तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको ज़्यादातर डेवलपिंग देशों में देखने को मिलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए 3 अप्रोचेस की बात की गई है। प्रोप्राइटरी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ओन्ड बाय ए फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स, ए गवर्नमेंट मैंडेटेड सिस्टम, ए ब्रॉड रेगुलेशन फॉर कंज्यूमर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर नीड्स। अब इनको आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो दुनिया भर में अब ये बात चल रही है, बहुत सारे ऐसे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने, या फिर जो इस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज हैं जिनके पास, तो वो ये सजेशन दे रहे हैं कि वी नीड ए यूनिवर्सल अप्रोच, यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच। इसमें यह है कि जो डिजिटलाइजेशन है इसको एक पब्लिक गुड के तौर पर हम डिक्लेयर कर दें। ये हर जगह पर अवेलेबल होना चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए, हर किसी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, इसका आप ऑडिट कर सकें, प्राइवेसी भी हो इसमें। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ रोड, राइट। अब रोड जो है, रोड किसका है? रोड हम सब का है। रोड के ऊपर सरकारी बसें भी चलती हैं, सरकारी व्हीकल्स भी चलते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स भी चलते हैं। तो हम जब भी बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना एक्सपांड होता है उतना उस पर्टिकुलर देश, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए उतना बेनिफिशियल होता है। अगर रोड्स नहीं होते तो आज जो ट्रांसपोर्टेशन जिस लेवल पर पहुंच गया है वो पहुंच पाता नहीं। ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है, इसी वजह से होम डिलीवरी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं। आपने कोई फर्नीचर देखा राजस्थान में, और आप अगर केरला में रहते हैं और आपको वो फर्नीचर चाहिए तो आप ऑर्डर कर दीजिए ऑनलाइन, आप कुछ दिनों के अंदर आपको वो फर्नीचर जो है वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो उसके लिए रोड नहीं होते तो ये बिजनेसेस जो हैं वो इतने नए नए क्षेत्र में कस्टमर्स और बायर्स जो हैं वो एक दूसरे को कभी मिल ही नहीं पाते। तो इन द सेम वे अगर हम इंटरनेट को भी, इंटरनेट में इसमें दोनों हार्ड एंड सॉफ्ट जो चीज़ें हैं जो हमने अभी समझी, ये चीज़ों को अगर पब्लिक गुड बनाया जाए, यानी कि हर किसी के लिए ये अवेलेबल हों, और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी इसी यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच को सपोर्ट किया। उनका कहना यह है कि अगर ये सारी चीज़ें हर किसी के लिए अवेलेबल की जाए तो जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। द यूएन हाई लेवल पैनल फॉर डिजिटल कोऑपरेशन एंडोर्स्ड मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये 2020 की रिपोर्ट में उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। फिर आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने माइक्रो फाइनेंस 4.0 निकाला था, और इसमें भी जो एमएसएमईज़ हैं तो उनको लोन देने की बात बताई है। अब एमएसएमईज़ के पास कोई डिजिटल एक्सेस नहीं है, तो ना तो वो कोई बुक मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो सारी कैश में होती है। तो अगर आपको किसी को लोन देनी है, लेट्स से कि आपका कोई फ्रेंड है आपके पास आता है और कहता है कि भाई मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तो आपके पास कुछ उसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा। अगर वो दोस्त जो है वो दूसरे दोस्तों से पैसे बोरो किए और वापस नहीं दे रहा है तो आप उसको पैसा नहीं देंगे। अगर वो टाइम पर वापस पैसे दे रहा है सभी को, राइट, अपने कमिटमेंट्स को फॉलो करता है, तो फिर आप इजीली उनको पैसे दे देंगे, क्योंकि यू नो कि वो ये व्यक्ति ऐसा है जो वापस पैसे दे देगा। ये डिसीजन आपने क्यों लिया या फिर कैसे लिया? क्योंकि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, डेटा अवेलेबल था। सेम थिंग गोज विथ एमएसएमईज। अगर एमएसएमईज का कोई डेटा ही नहीं होगा तो कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंस कंपनी जो है वो उनको पैसे नहीं देगी। तो एटलीस्ट उनका अगर डिजिटाइजेशन हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें कि वो कितना पैसा, कितना सामान खरीदते हैं, कितना बेचते हैं, कितनी उनकी मार्केट है, कितना प्रॉफिट है, इसका एक आइडिया आएगा, तब जाकर कंपनीज या फिर बैंक्स जो हैं वो उनको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगी। एंड में इस आर्टिकल में ये भी बात बताई है कि ये सारी जो डिजिटाइजेशन है, जैसे कि ये जो हमने बात बताई कि यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच जो है पब्लिक गुड डिक्लेयर करने की बात है, तो वी हैव टू कीप इन माइंड के ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। डिजिटलाइजेशन की वजह से हमें और ज़्यादा सिलिकॉन चिप्स, मैग्नेट्स, बैटरीज, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहिए रेयर अर्थ्स और लिथियम, और ये सारी चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, इनको माइनिंग करना, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि जो ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन है उसका 1% जो है वो डेटा सेंटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर और मोबाइल और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही
एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वी हैव टू मेक इट सस्टेनेबल। और चिप मेकिंग जो है ये काफ़ी वाटर इंटेंसिव है, बहुत सारे पानी का इस्तेमाल होता है और केमिकल्स भी जो हैं वो काफ़ी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑफ कोर्स डिजिटलाइजेशन बढ़ाना है, लेकिन इसको सस्टेनेबल भी हमें करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वी नीड ग्रीन डिजिटलाइजेशन। मूविंग ऑन, द फिग लीफ ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन हैज़ टू ड्रॉप। फिग लीफ का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कई बार कार्टून्स में या फिर कोई डॉक्यूमेंट्रीज में बताया जाता है कि कोई ऐसे लोग होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं लेकिन कुछ बड़े बड़े पत्ते जो हैं वो पहनते हैं, तो इट्स लाइक ए फिग लीफ। अंजीर का पत्ता जो है, एक बड़ा सा पत्ता जो है वो पहनते हैं कपड़े के लिए। तो अंग्रेज़ी में फिग लीफ जो कहते हैं कि ड्रॉप द फिग लीफ, तो उसका मतलब ये है कि भाई आप जो पर्दा है उसको गिरा दीजिए, राइट। बट इट्स नॉट अबाउट कपड़े की बात नहीं है, इट्स मोर अबाउट कि किसी चीज़ में कोई ज़रूरी अगर बिन ज़रूरी अगर कोई आपने पर्दा रखा है, कोई हर्डल रखा है, तो उसको हटा दीजिए। अब ये जो टॉपिक है ये किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है? हाल ही में जो बाइडन ने ये एक बात बताई, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यूएसए ने ये कहा कि जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का प्रपोजल है कि जो कोविड वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए जो एक पेटेंट वेवर यानी कि इसके जो आपने R&D की, कल भी मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ इस बात के ऊपर, बट ब्रीफली बता रहा हूँ कि आपने R&D करके कोई नई दवाई बनाई तो आपकी उसके ऊपर पेटेंट है, राइट। तो ये पेटेंट जो है वो उसको आप हटा दीजिए थोड़े टाइम के लिए, ऐसा जो बाइडन साहब ने कहा। और इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये प्रपोजल रखा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स को ऑन बोर्ड ला सकें और ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकें और सभी लोगों को वैक्सीनेट कर सकें ताकि हम इस कोविड-19 को हरा दें। फ्रांस, रसिया जैसे देशों ने इस प्रपोज़ल को सपोर्ट किया है, लेकिन जर्मनी जैसे कुछ देश हैं जिन्होंने इसका विरोध भी किया है। अब जून में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जून में इस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेगा। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, स्टार्टिंग में जैसे कि USA, फिर UK हैं, यूरोपियन यूनियन, इसमें स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने भी इसका विरोध किया था, ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया था, जापान ने विरोध किया था, लेकिन अब सारे देश जो हैं, और इनफैक्ट नॉर्वे एक ऐसा देश है जो जनरली हेल्थ के मामले में काफ़ी आगे है, लेकिन नॉर्वे जैसे देशों ने भी इस पेटेंट वेवर का विरोध किया था। तो आप देख सकते हैं कि डेवलप्ड देश जो हैं वो इसका काफ़ी विरोध कर रहे थे, लेकिन अब USA जो है उन्होंने इंडिया और साउथ अफ्रीका की बात को समझा है, माना है, और अब शायद चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वोटिंग से काम नहीं करता, ये कंसेंसस से काम करता है। यानी कि अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 8 लोग कहें कि ये चीज़ होनी चाहिए तो नहीं होगी। कंसेंसस में ये होता है कि 10 के 10 लोगों को एक बात पर मानना पड़ेगा, उनकी हाँ होनी चाहिए, तब जाकर वो चीज़ आप कर पाएंगे। तो इसकी वजह से होगा ये कि आज 60 जितने देश हैं जो कहते हैं कि भाई ये वेवर हटा दीजिए, लेकिन बाकी के देश जो हैं, कुछ देश अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, कुछ देशों ने अपना विरोध जताया है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल जर्मनी। तो ये बात जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने काफ़ी लॉबिंग भी किया, गवर्नमेंट को कहा कि भाई इसको ये पेटेंट मत हटाइएगा, हमने इतने करोड़ों रुपए खर्च करके इतना रिस्क लिया और दवाई या फिर वैक्सीन को ढूंढा है, और फिर आप ऐसे ही पेटेंट सभी के साथ शेयर कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कहाँ से आएगा। ये उनकी आर्ग्यूमेंट है। बिल गेट्स जो हैं वो बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन चलाते हैं, बहुत सारी चैरिटी करते हैं, और इनको हेल्थ के मामले में भी काफ़ी वो एक्टिव रहे हैं। और बिल गेट्स जैसे व्यक्ति ने भी इस पेटेंट को हटाने के ऊपर अपना विरोध बताया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पेटेंट नहीं हटानी चाहिए, पेटेंट तो होनी ही चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो क्यों ये खास करके डेवलप्ड देशों के लोग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लीडर्स जो हैं वो पेटेंट वेवर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? उनका जो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड है, उनका कहना ये है कि देखिए कि भाई हर एक लेबोरेटरी जो है वो कैपेबल नहीं है, हर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी की दवाई बना सकें। तो इन सारे देशों के साथ वे टेक्नोलॉजीज शेयर करना जो वो खुद हैंडल नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। नाउ जस्ट कंपेयर दिस, जस्ट इमेजिन
बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, जैसे कि आपके फ़ोन्स हो गए, आपकी कार्स हो गई, कार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए, इनफैक्ट आपके रॉकेट्स जो हैं, जो आप सैटेलाइट्स और दूसरी चीज़ें भेजते हैं स्पेस के ऊपर, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कम दाम में दूसरे देशों से जब मिलती हैं, तब तो आप आराम से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करवा देते हैं, राइट। और जब दवाई की बात आती है तो आप कहते हैं कि ये सारे देश जो हैं, डेवलपिंग देश जो हैं, वो इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं दोहरापन, दे लाइक एक जब प्रॉफिट की बात आई तो एक नया मुखौटा हमें देखने को मिला। दे आर कवरिंग, उनका जो एक रंग है वो शायद हमें देखने को मिल रहा है। इज इट द राइट वर्ड कि एक डबल स्टैंडर्ड, दिस इज़ द राइट वर्ड, डबल स्टैंडर्ड, कि प्रोडक्ट्स और कुछ प्रोडक्ट्स जो आपको सस्ते दाम में यहाँ पर बन रहे हैं भारत में, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें सेटअप करेंगे, लेकिन ये दवाई का टाइम है, दवाई या फिर ये वैक्सीन जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि डेवलपिंग देशों की वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ये सारी दवाई को हैंडल कर पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी को हैंडल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए, ये कोवैक्स फैसिलिटी बनाई गई थी, इज़न्ट इट, के कोवैक्स फैसिलिटी में दुनिया के बहुत सारी एजेंसीज़ ने, बहुत सारे लोगों ने पैसे डोनेट किए, और ये मानकर हम चल रहे थे कि कोवैक्स, ये जब दवाई वैक्सीन मिल जाएगी तो गरीब देशों तक ये जो कोवैक्स हैं वो अलग अलग देशों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम करेगी। अब आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वैक्सीन मिली है कोवैक्स फैसिलिटी से, जितने पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को नहीं मिली है। 54 जितने देश हैं अफ्रीका में, और यूएसए के कुछ राज्यों को इतनी वैक्सीन दे दी है कोवैक्स फैसिलिटी ने, जितने पूरे अफ्रीकन स्टेट को नहीं दी है। तो क्या यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड हमें देखने को नहीं मिल रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब हैज़ ऑलरेडी ड्रॉन इंटरेस्ट फ्रॉम ओवर 50 फर्म्स। 50 से भी ज़्यादा फर्म्स हैं जो रेडी हैं, वो कह रही हैं कि आप हमें टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए, हम प्रोडक्शन की शुरुआत कर देंगे। और साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने कहा, उनकी कुछ कंपनीज ने कहा कि भाई हमें हमारे साथ ये शेयर कीजिए, वी विल प्रोड्यूस थिंग्स फॉर यू, वी विल प्रोड्यूस वैक्सीन। और कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस कोविड के ऊपर कोई डेडलाइन लगा सकती है कि इतने महीनों के बाद, इतने साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। नए नए वेरिएंट स्ट्रेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये वक्त है कि हम जल्द से जल्द जो हैं वो वी प्रोड्यूस मोर वैक्सीन, और सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने की एक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट कर दें। फिर ये कहते हैं कि चाइना का ख़तरा है, अगर टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे तो चाइना जो है वो सारी चीज़ें हड़प लेगा। लेकिन जब ये कोविड की शुरुआत हुई तो जो जीनोमिक सीक्वेंस जो हैं वो चाइना ने ही सबसे पहले दिया था, दुनिया के साथ तो शेयर किया था, और उसके बाद ही ये वैक्सीन डेवलपमेंट का काम जो है वो आगे बढ़ा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं तो उनको पब्लिक फंड मिलता है, सभी देशों के लोगों के पैसे जो हैं, अलग अलग देशों के लोगों के जो टैक्स पेयर्स जो हैं उनके पैसों से ये यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो ये वैक्सीन तो, या फिर ये फार्मूला तो हर किसी के लिए होना चाहिए, राइट। और जस्ट इमेजिन कि अगर कुछ देशों ने अपने सभी देशवासियों को वैक्सीनेट कर लिया, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश में अभी भी ये वायरस चलता रहेगा और नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे, तो उनके देश के लोगों को भी इसके लिए ख़तरा होगा। और फिर आपने जो डेवलप्ड देश ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो क्या दूसरे देश के लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे? अगर लोग रहेंगे तो फिर आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो उनको ये अपनी थिंकिंग जो है वो थोड़ी चेंज करनी होगी। फिर रही बात पैसों की, आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई उन्होंने इतनी रिसर्च की है तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि कुछ तो प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको रॉयल्टी भी मिल रही है। आप सुपर प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, लेकिन आप लॉस भी नहीं करेंगे। फाइजर जो है उसने $3.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया पहले क्वार्टर में 2021 के, और इस साल वो $15 बिलियन जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। मॉडर्ना जो है वो 18.4 बिलियन जनरेट करेंगे 2021 में। तो ये जो दोहा डिक्लेरेशन में जो ट्रिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसका हमें सही से राइट टाइम पर इस्तेमाल करके, राइट प्रोडक्शन इंक्रीज करके, डिस्ट्रीब्यूशन को स्प्रेड करके सभी लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। दिस शुड बी द प्रायोरिटी। मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट आइटम ऑफ द डे, रेंट इश्यू। नई नई जगहों पर नए नए लॉकडाउन्स लग रहे हैं और इसकी वजह से रेंट क्राइसिस एक ऐसी चीज़ है
लोग खाने पीने की चीज़ें, फूड हैं, दवाई है, ये सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन रेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ सर्वे कंडक्ट किया गया था, राजस्थान महिला कामगार यूनियन ने ये रिपोर्ट किया कि बहुत सारी जगहों पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने ये कहा कि पिछली बार माफ़ कर दिया था आपका रेंट, लेकिन इस बार माफ़ नहीं किया जाएगा। और बहुत सारी जगहों पर ये देखने को मिला है कि लगभग 40% जितनी उनकी जो इनकम, अगर वो 1,000 रुपये कमाते हैं तो 1,000 रुपये में से 400 रुपीज़ 400 रुपये जो हैं उनका रेंट होता है। तो रेंट जो है वो एक बहुत बड़ा चंक होता है, उनके इनकम का बहुत बड़ा पार्ट उसमें चला जाता है। लास्ट ईयर 29 मार्च 2020 को यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि कोई भी मकान मालिक जो हैं या फिर कोई भी जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपने किराएदार से रेंट नहीं लेगा। लेकिन इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ? द आंसर इज़ नो, क्योंकि ये बहुत ही वेग इन्फॉर्मेशन दी गई थी। कब तक रेंट नहीं लेंगे आप, राइट? कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई आपने रेंट नहीं मांगा है, राइट? जनरली लैंडलॉर्ड और जो रेंट पर रहता है व्यक्ति, उसमें लैंडलॉर्ड का अपर हैंड होता है, तो अगर लैंडलॉर्ड कहेगा कि भाई आपको मकान खाली कर देना है तो फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है और आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि आप मकान जो है वो खरीद सके। तो डेफिनेटली केस और ये सारी चीज़ों में आप कहाँ पर फंसेंगे, मीन्स कहाँ पर उलझेंगे आप, आप खाली करके दूसरी जगह पर ढूंढ लेंगे। और फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पर भी जब शिफ्ट होते हैं तब उसका भी ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज़ों को सेटल करना, ये इकोनॉमिकल खर्चा भी है आपके लिए, और बॉडी वाइज भी आपको थकान होती है सारी चीज़ें। तो नो वन लाइक्स टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर। कुछ लैंडलॉर्ड्स ने ये रेंट जो है वो माफ़ कर दिया था, लेकिन कई जगहों पर क्या हुआ कि डिफ़र किया था सिर्फ, कि भाई आप 6 महीने तक रेंट नहीं देंगे, लेकिन फिर आपको देना तो है ही, लेकिन अभी नहीं देना है, आप 6 महीने के बाद ये जो 6 महीने का रेंट है वो आप फिर से दे दीजिएगा एक साथ या फिर इंस्टॉलमेंट्स में। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ कि जो स्कूल की फ़ी है और खाने पीने के पैसे जो सेविंग है, उन सेविंग से फिर लोगों ने रेंट पे किया और उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, तो फिर उनको पैसे जो है वो मनी लेंडर से बोरो करने पड़े, तो उनके ऊपर कर्ज जो है वो बढ़ गया और वो गरीब हो गए, गरीबी की चपेट में आ गए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पहला तो कि सरकार इसका मोराटोरियम जो है उसको अनाउंस करे, क्लियर इन्फोर्समेंट होना चाहिए इसका, क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस सरकार डिक्लेयर कर दे। दूसरी चीज़ कि जब हम फूड और इनकम सपोर्ट देते हैं तो उसमें रेंट भी हम प्रोवाइड करें। और तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है यूटिलिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी एक वेवर दिया जाए, इसमें माफ़ी मिले, राइट? यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। ऐसा ये चीज़ जब तक हम नहीं करेंगे तब तक खाना पीना दे देंगे उनको, थोड़ा बहुत कैश दे देंगे, लेकिन क्या उनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? नहीं, क्योंकि रेंट जो है वो 40% जितना, जैसे हमने देखा 40% जितना एक उनका चंक जो है, अर्निंग जो है उसका 40% रेंट में चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा ये इश्यू है, लेकिन इस इश्यू को इतना ज़्यादा फोकस या फिर अटेंशन नहीं मिला है। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आप में से एक रेगुलर स्टूडेंट ने ये लिखा है कि मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊं और उनके आंसर्स भी। द थिंग इज़, सी यू हैव टू डाउनलोड द PDF। आप PDF को डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिए एक बार और आंसर्स को टैली कर लीजिए। इट्स वेरी सिंपल। और आज का प्रश्न जो हैं आपके लिए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कि एक अकेला या फिर फर्स्ट ऐसा देश है जिसने 12 साल या फिर उससे ज़्यादा की उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करने की शुरुआत की है, तो उस देश का नाम क्या है बताइए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। कल संडे है तो अब हमारी मुलाकात होगी डायरेक्टली मंडे को। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।